हेलो जी, हेलो 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 एवरीवन। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सब लोग आ जाओ सर, सारे लोग। बाकी लोग कहाँ हैं? नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा। खुश रहो, खुश रहो। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। प्रशांत बाबू, नमस्ते। जय श्री कृष्णा भैया। ठीक है, तो हम लोग। हाँ, मुझे भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशी से मेरी समझ सकते हो मैं कितना खुश होता हूँ जब आप लोग को पढ़ाता हूँ तो। हाँ, ठीक है, चलो तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग आज से शुरू करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है लेकिन उतना समझ में आना चाहिए जिससे हमसे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, ठीक, एग्जाम से। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ठीक। तो ज्यादा कुछ बहुत डेप्थ में तो है नहीं इसमें। जो जो चीजें पहले सिलेबस नोट कर लो आप, ठीक है, कि ये जो भी सारे पीजीटी एग्जाम है ना लगभग उनके लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राइट। तो जितने भी पीजीटी एग्जाम है ना सबको लेके हम लोग साथ में चलेंगे। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम के लिए तैयारी करो, जो कि करना चाहिए और आप लोग कर भी रहे होगे, तो आप सब लोग जो है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना, तो होपफुली क्वेश्चन आपसे हो जाएगा सारा। ठीक है, बाद में क्वेश्चन भी देख लेंगे एग्जाम में जो आते हैं। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर कठिन कुछ पूछेगा तो हम उस लेवल तक चलेंगे। नहीं नहीं, नेट लेवल के लिए ये पीजीटी का चैनल भैया, नेट लेवल के लिए नहीं है, ठीक है। नेट लेवल का मैं उस पर पढ़ाऊंगा जो जिसपे भी केमिकल बॉन्डिंग चल रही है, ठीक है, उस वाले चैनल पे। ठीक है, केमिस्ट्री बाय विपिन सर का एक चैनल है ना जिसपे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ अभी। 4 क्लासेस हुई, आज 4th क्लास थी। उस पे शुरू होगा, बट केमिकल बॉन्डिंग के बाद। ठीक। ठीक है। इसमें देखो पढ़ना क्या क्या है। इसमें पढ़ना है मेटल कार्बोनिल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है इसमें, यहाँ शुरू करते हैं। पहले पहले हमें यहाँ क्या पढ़ना है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हेप्टिसिटी हमें पढ़नी है इसी में, हेप्टिसिटी, ठीक। उसके बाद पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। और साथ में, हालांकि मेटल मेटल बॉन्ड वाले को भी मेटल क्लस्टर बोलते हैं, लेकिन जैसे और मेटल क्लस्टर होते हैं ना जिसमें डेल्टा बॉन्ड होता है, राइट, या जिसमें क्लोजो निडो अरेक्नो करते हैं। हाँ, सब में, इसमें क्वेश्चन सबका मैं करा दूंगा, डोंट वरी, इस क्वेश्चन सबका करा दूंगा भैया, ठीक है। इसमें जितने हैं सबका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक। उसके बाद मेटल क्लस्टर पढ़ना है, मेटल क्लस्टर्स। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक। और कुछ बड़ा नहीं है ज्यादा ये, ठीक है। ये सब, ये दो तो एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। ये भी मतलब 8-10 क्लास में, 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा सब, ये ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी इसमें। उसके बाद मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस या मेटल कार्बोनिल पहले पढ़ते, मेटल कार्बोनिल्स है, ठीक है। मेटल एल्कीन, मेटल एल्कीन एंड मेटल एल्काइन, मेटल एल्कीन एंड एल्काइन। ज्यादा जिसमें इंपॉर्टेंट मेटल एल्कीन है, ठीक है, जी से सॉल्ट जिसमें आता है। उसके बाद है मेटाइलोसिन, फेरोसिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी कुछ रिएक्शंस, वो भी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, उसकी जैसे रिएक्शन आप बेंजीन की पढ़ते हो ना उसी तरह से है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, खुश रहो खुश रहो, ठीक। उसके बाद बस मेटाइलोसिन पढ़ना है, तो हो तो गया लगभग हमारा सब, ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस इतनी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो पहले बेसिक पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं आज, इंट्रो पार्ट से, ठीक।
और रटना कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा, सब कुछ आप करोगे और आराम से देख देख के सब कर लोगे, ठीक है, सब कर लोगे, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। चलो तो पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कई सारे क्वेश्चन तो इंट्रो पार्ट से ही आ जाएगा, ठीक। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, मैं आपको वो डेफिनेशन यहां पे बता रहा हूं जो आप लोग के लिए जरूरी है, ब्रॉड डेफिनेशन यहां पे नहीं दे रहा, ठीक है। अभी नहीं आई, अभी नहीं है बेटा, अभी नहीं है। हाँ हाँ, ये सारे टॉपिक बढ़िया, ठीक है। और मैं आपको, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में शुरू करें। देखो, कभी कभी नाम पूछ सकता है आपसे, एडवर्ड फ्रैंकलैंड, ये कौन है? ये है फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना हो सके तो, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताओ किसको बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है तो क्या लिखोगे आप? ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक या कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, इसका मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन इंटरेक्शन हो या मेटल कार्बन बॉन्ड हो, राइट। तो सिंपल, एनी कंपाउंड having मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है। या फिर ऐसे कंपाउंड को भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, ब्रॉडर डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड तो नहीं होता, लेकिन जब वो लोग कोई रिएक्शन शो करते हैं या ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ रिएक्शन वो मेटल कार्बन बॉन्ड बनाते हो, तो उनको भी ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में लाया जाता है। फिर से सुनो ध्यान से, जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि एनी सिस्टम हैविंग मेटल कार्बन बॉन्ड, उसको हम क्या बोलोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक। बट ये भी है थोड़ा, अगर इसको एक्सटेंड करोगे डेफिनेशन को, तो ये भी है कि सिस्टम, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें नॉर्मली मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन वो मेटल कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक, राइट। लेकिन ब्रॉड डेफिनेशन मेनली आप लोग के लेवल पे ये सही है, लेकिन लिख उसको भी लो, या फिर यहां लिख देंगे, या फिर कंपाउंड्स which form metal carbon bond during their course of reaction, जैसे एग्जांपल के लिए ये RHPPS3 थ्राइस Cl, क्या है ये? विल्किंसन कैटलिस्ट है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं, जबकि यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्या करता है? एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये जब रिएक्शन करता है एल्कीन से, तो ये जो है मेटल कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको भी क्या बोल देते हैं हम लोग? ऑर्गेनोमेटेलिक। बट बेसिक डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें क्या हो? मेटल कार्बन बॉन्ड, उसको क्या बोलोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक। बट एक्सटेंशन अगर आप करोगे तो ऐसे लोगों को भी ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में रखा जाता है जहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड नॉर्मल केस में नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? मेटल कार्बन बॉन्ड, तो उनको भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल बताओ, टेरिसरी ब्यूटाइल लिथियम है ना, R2CuLi, यहां मेटल कार्बन बॉन्ड है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या फिर फेरोसीन है ना, फेरोसीन, राइट। ये सब किसके एग्जांपल है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो
आपसे तो क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम में पीजीटी में ये देखा है, हाँ बेटा आएगा भी, वो आएगा भी आएगा। पीजीटी एग्जाम में बहुत सारे में देखा कि उन्होंने आपसे सिंपल ये पूछा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक है कौन सा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए जिसमें सिंपल उसने पूछा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, राइट। तो पहचानना आपको आना चाहिए, मेटल कार्बन बॉन्ड देखना आना चाहिए, तो आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल्स। तो देखो, अगर मेटल हमारा मेन ग्रुप का हो जाए तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक। आईआईटी जैम के लिए आप पढ़ सकते हो बेटा, बट ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं, मैं दूंगा नहीं, मैं उतना ही दूंगा जितना कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, राइट। बट थोड़ा बहुत सीख जाओगे आप, लेकिन उतना टाइम, हाँ उतना टाइम मैं देना नहीं चाहता इसमें ना, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, इस एग्जाम में ज्यादा कुछ आता नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट वो बच्चा जान के वो कर ले, ठीक है। तो मैं इतना पढ़ा दूंगा कि एग्जाम के क्वेश्चन हो जाए, ठीक। आईआईटी एग्जाम में और भी बहुत कुछ है बेटा, उसमें और भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलो एक एक करके लिखते हैं। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन है? जैसे RMgX है ना, और ब्यूटाइल लिथियम है ना, ये एग्जांपल हो गया। एक ये है AsOAs, आर्सेनिक आर्सेनिक, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इसको बोलते हैं काकोडाइल ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? ये फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। या इसी को बोलते हैं मेलोडोरस। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? ये फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। हाँ मेन ग्रुप है बेटा, बाकी का नहीं, ठीक है। बाकी के बारे में तो लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। या इसी को बोलते हैं मेलोडोरस ऑक्साइड, ठीक। काकोडाइल या मेलोडोरस लिख लेना दोनों। मेलोडोरस, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया मेन ग्रुप। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, इसी पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है पीजीटी में। तो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट नाम लिखते हैं, ठीक है हम लोग। एक ये है IRCOCl ट्वाइस, क्या नाम है इसका? IRCOCl इसका नाम है वास्का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल है। एक ये है KPTCl3CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? G सॉल्ट, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, PTClCl
Cl, डबल बॉन्ड इधर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऐसे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लो, देखो इधर, इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा, प्लस। बताओ जरा प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। बताओ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें। पीजीटी के लिए बेटा, नेट के लिए नहीं है ये, ठीक है, नेट के लिए बाद में कभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, राइट। बताओ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, वास्का कॉम्प्लेक्स में कितनी है, देखो इधर कितनी है आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कैसी ज्योमेट्री है इसकी, स्क्वायर प्लेनर। तो थोड़ा सीखते जाओ, मान लो एग्जाम में स्क्वायर प्लेनर एग्जांपल में यही आ जाए। इरिडियम 2+1 का मतलब क्या है, D8। किसका मेंबर है ये, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम 5D सीरीज का। आपको पढ़ाया है ना मैंने ये कि 5D सीरीज का अगर मेंबर हो, D8 कन्फिग्रेशन है और 4 लिगेंड हो तो कैसी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, -1 है, ये 3 लोग हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2। ये क्या है, D8। ये भी क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और D8 स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो साथ में ये भी लिखता जाओ, ये डायामैग्नेटिक और ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक, ठीक। ये भी डायमेट्रिक है, ये भी डायमेट्रिक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखने लायक है, ठीक है। यहां पर अगर आपसे पूछे बॉन्ड लेंथ के बारे में, खैर मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर भी, लेकिन ध्यान रख लो तो आपको इजी रहेगा। आपने पढ़ा ना ट्रांस इफेक्ट, मैंने पढ़ाया ना ट्रांस इफेक्ट, और मैंने ट्रांस इन्फ्लुएंस भी पढ़ाया है। तो जो ये ना एसिटिलीन, इसका जो ट्रांस इन्फ्लुएंस होता है या इसका जो ट्रांस इफेक्ट, दोनों आप कंसीडर कर लो, इसका जो ट्रांस इन्फ्लुएंस है वो Cl से क्या होता है, ज्यादा, जिसकी वजह से ये Cl बॉन्ड क्या हो जाएगा, जो ट्रांस में रहेगा अपने ट्रांस वाले के बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक। ये Cl बॉन्ड क्या है, वीक है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। अगर दोनों का कंपेयर करोगे तो अगर वीक होगा तो इस PTCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर। PTCl बॉन्ड क्या है, लॉन्गर है। कौन सा वाला, जो एल्कीन के ट्रांस में है। और जो दूसरा PTCl है वो क्या है, शॉर्टर, ये है शॉर्टर, ठीक है ना। ट्रांस इफेक्ट से कर सकते हो। तो आपसे पूछ सकता है क्या सारे Cl की बॉन्ड लेंथ सेम है, क्या नहीं, वो PTCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जो एल्कीन के ट्रांस में, बिकॉज ऑफ मोर ट्रांस इन्फ्लुएंस ऑफ, लिख लेना यहां पर, क्यों ऐसा, ड्यू टू, ये इसके पास क्या है, मोर ट्रांस इन्फ्लुएंस, ठीक है, मोर ट्रांस इन्फ्लुएंस। ट्रांस इफेक्ट भी हालांकि लिख सकते हो आप, ट्रांस इफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो क्या क्या देखो, डायामैग्नेटिक, राइट। और ये जो एल्कीन है ये इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो एल्कीन है क्या होती है, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर। आगे मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है, बट ध्यान रखे रहो, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जीसस सॉल्ट में, जी सॉल्ट से जनरली यही क्वेश्चन पूछता है, कन्फिग्रेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड वीकर है, डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, और जो एल्कीन है उसका प्लेन क्या है। एल्कीन जो है वो मॉलिक्यूलर प्लेन जो है स्क्वायर प्लेन का, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, हो गया इतना, हो जाएगा बता देना। इतना लिख चुके हो सारे लोग, इतनी डेटा रटना नहीं इसमें कुछ, इसको तो मैं समझा ही दूंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। डन, चलो। और देखो ये NiCO4, ये क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेटल कार्बोनिल है ना, ठीक है। इससे जुड़ा एक प्रोसेस है, नाम सुने हो आप भाई साहब का, मॉन्ड्स प्रोसेस, सुने हो आप, किसके लिए यूज करते हैं इसको,
प्योरिफिकेशन ऑफ निकेल, ठीक है, उसमें इसको बनाया जाता है। तो एक्चुअली मॉडर्न साइंटिस्ट है ना, उन्होंने वो वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो निकेल के वॉल्व्स थे उनकी लैब में, राइट, ठीक है, रुक जाओ भैया, आ रहे हैं, काहे परेशान हो, सुनो पहले। मॉडर्न साहब जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे वर्क कर रहे थे, ठीक। उन्होंने देखा कि जो उनकी लैब में निकेल के वॉल्व्स थे ना, वो धीरे धीरे देखे कि वो जो है डिग्रेड हो रहा है, मतलब वो कम होता जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा होगा कि जिस मीडियम में या जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, या कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर हो रही होगी जो निकेल के साथ रिएक्शन कर रही होगी, और वो क्या होता, वेपर के फॉर्म में चला जाता होगा। तभी तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि सॉलिड होता तो पता चल जाता। तो उन्होंने बस उसके बाद ये कंक्लूजन क्या निकाला कि उन्होंने निकेल की रिएक्शन किससे कराई, ये निकेल है इम्प्योर, ठीक है, मान लो ये इम्प्योर निकेल है, उन्होंने कार्बोनिल से रिएक्शन कराई इसकी, और यहाँ क्या बना दिया, NiCO4। उसके बाद दोबारा इसको फिर से हीट किया तो आपको क्या मिल गया, निकेल और 4CO, तो क्या मिल गया आपको, प्योर निकेल। इसी को क्या बोलते हो आप, यही तो मॉडर्न प्रोसेस है। तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इसकी डिस्कवरी मॉडर्न प्रोसेस से जुड़ी है, ठीक। मॉडर्न प्रोसेस क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ निकेल। 7:30 बजे होती है जी नेट वाली, ठीक है, नेट वाली 7:30 बजे होती है केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक। और फेरोसिन भी लिख लेना, फेरोसिन ये लिख लो, बस एग्जांपल ये लिख लो, फेरोसिन। तो मेन ग्रुप में ये, मैं इनका नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमें पढ़ना भी है, ठीक है, फेरोसिन, ठीक। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, डायामैग्नेटिक है, ठीक, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये सब आपसे पूछ सकता है। खैर पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग। तो ये हो गया डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक से ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। वैसे ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक नाम दोनों अलग अलग है, ठीक। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे, अब आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे। एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो सबसे पहले डिस्कवर्ड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था वो ये है, यू। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये इसका नाम क्या है, यूरेनोसिन, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या क्या सवाल पूछता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम कितनी है, आप सब लोग बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम कितनी है, और लिगैंड यहां पर क्या है, जो लिगैंड है वो क्या है, ठीक है। नाम इसका यूरेनोसिन है। बेटा ये नेट के लिए नहीं है ओएमसी, ठीक है, हाँ, +4। और लिगैंड क्या है यहाँ पर, लिगैंड, ये लिगैंड है C8H8 2- साइक्लो ऑक्टा डाई एनाइल एनायन, एक मिनट, टेट्रा है ना, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल है ना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, 4 है, ठीक है, टेट्रा इनाइल डाई एनायन। और ये जो एनायन है ये कैसा है, एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक, ठीक। इसी तरह से ये भी होता है थोरोसिन, यहां ऐसे कर तो थोरोसिन भी मिलेगा आपको, ठीक है, थोरोसिन। एक सेरेनोसिन भी ऐसे होता है, ठीक है, इसको थोरोसिन बोलते हैं। लेकिन सब में सेम वही ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां भी +4 है, ठीक है। यूरेनियम की जगह पे सीरियम भी हो सकता है, जब सीरियम हो जाएगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सेरेनोसिन,
ठीक। बेटा जितनी भी पीजीटी केमिस्ट्री है ना, जितनी भी पीजीटी है सारी, राइट, चाहे आप राजकीय विद्यालय के लिए दो या फिर नॉर्मल, सबके लिए है, ठीक है, कोर्स है। तो जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें सारे पीजीटी को किया, मतलब चाहे आप सेंटर की पीजीटी कोई देना चाहते हो, सेंटर लेवल की या फिर स्टेट लेवल की, सबको कंबाइन करके पढ़ाते हैं, उसमें सबको टच करते हैं, मतलब सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो आप अगर वो करते हो तो आप जितने भी एग्जाम पीजीटी लेवल के होते हैं कोई भी दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी, राइट। और स्पेसिफिक ठीक भी नहीं है, आप एक पीजीटी के लिए तैयारी करोगे तो अगले पीजीटी के लिए दूसरी तैयारी करोगे क्या, या अगले एग्जाम अगली पीजीटी को देना तो उसके लिए तीसरी तैयारी करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे नेट की तैयारी करते हो तो गेट की तैयारी साथ में हो जाती है, या सेट की तैयारी साथ में हो जाती है, तो सेम उसी तरह कंबाइन अगर पढ़ोगे तो सबकी तैयारी साथ हो जाएगी। आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो ठीक है, ज्ञान अगर थोड़ा बहुत मान लो आप सीख भी गए तो कौन सा बुरा नुकसान थोड़ा कर जाएगा आपको, ठीक है। एक काम कर सकते हो आप, यहां पर इसी डी ब्लॉक वाले में एक और लिख लो, डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटल्स में एक और लिख लो इसमें, कोएंजाइम B12, ठीक है, इसमें लिख लो कोएंजाइम B12, राइट। या आप उसी को, वैसे विटामिन B12 अलग चीज है, या विटामिन B12, ठीक है। ये क्या है, डी ब्लॉक वाले में लिख लेना, ये है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ये भी डी ब्लॉक का ही है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। इसमें ऐसे नाइट्रोजन होगा, राइट, यहां पर, ठीक है, यहां होता है कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये जो रिंग होती है, ये जो लिगैंड है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कोरिन। क्या नाम है लिगैंड का, CORRIN। इसके बारे में एक चीज क्या, लेस कॉन्जुगेटेड देन पोरफायरिन। यहां पर क्या होता है, यहां पर नाम लिख दे रहा हूं मैं सिंपल, ठीक है। यहां पर होता है एक लिगैंड जिसको बोलते हैं हम लोग बेंज-इमिडाजोल, बाकी इससे चेन लगी होती है। और यहां पर होता है 5-डीऑक्सी एडिनोसिल। ये अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएंजाइम B12, और ये है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। ठीक है ना, तो यहां ध्यान रखना कोबाल्ट, और कोबाल्ट +3 कौन सी, क्या है ये, लो स्पिन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जानते हो आप, फंक्शन ऑफ कोएंजाइम B12 या फंक्शन ऑफ विटामिन B12। एक बार रिवीजन कर लो, और बाय इनऑर्गेनिक यहीं पे क्या होता है, कैटेलाइजेस ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, है ना, मिथाइल ट्रांसफर बाय ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। और क्या करता है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, जैसे डिहाइड्रेशन, डायोल डिहाइड्रेशन, डीएमिनेशन, 1,2 शिफ्ट यहां पे, ठीक है। आइसोमेरेशन में क्या होता है, 1,2 शिफ्ट, ठीक है। और कन्वर्जन ऑफ DNA टू RNA, और भी बहुत सारे काम है, लेकिन मेन में नहीं है, कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA, राइट। मतलब CHOH ग्रुप को कन्वर्ट करता है CH2 ग्रुप में, CHOH को CH2 में कन्वर्ट करता है। हाँ भैया पढ़ लो, पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ तो सबके लिए सकते हो, बट मैं कह रहा हूं उतनी डेप्थ नहीं है, उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाना है मुझे, ठीक। बट हाँ जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना सीख जरूर जाओगे आप, कॉन्सेप्चुअली उतना सीख जरूर जाओगे। चलो अब आते हैं हम लोग, ये हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और इसी में से पीजीटी लेवल पे कई सारे क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेगा यूरेनोसिन में यूरेनियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट।
और आपसे पूछ सकता है कि जो लिगेंड है वो क्या है, या फिर कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कौन सा नहीं है, ठीक है, ये सारे सारे। या डी ब्लॉक में फेरोसिन के बारे में पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो कल कल से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। नमस्ते विकास जी, नमस्ते भैया। अब आते हैं हम लोग, देखो हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले, देखो हम शुरुआत करते हैं पहले यहां से 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। लिखना मत कुछ, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए लिगैंड के बारे में, ठीक है, कि कोई भी लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, राइट, या इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय लिगैंड, ये हमें पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय लिगैंड, तभी तुम काउंट करेंगे। और उससे पहले हमें पता पढ़ना चाहिए हेप्टिसिटी, क्योंकि हेप्टिसिटी से हमें आइडिया लगा सकते हैं कि, या हेप्टिसिटी से हम लोग पता कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कोई लिगैंड देगा कितने नहीं देगा, राइट। नमस्ते भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले लिगैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, हेप्टिसिटी क्या होती है, और ठीक है, और कौन सा लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा। दो मेथड होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का, एक न्यूट्रल एटम मेथड होता है और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज भी देख लेंगे, क्या है, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप किसी भी लिगैंड को देख के आप खुद बता दोगे कि इतने इलेक्ट्रॉन देगा इतने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेप्टिसिटी से, ठीक है। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन, फिर तो जल्दी जल्दी हो जाएगा सब। हेप्टिसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिगैंड की प्रॉपर्टी है, मेटल की नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगैंड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगैंड। हेप्टिसिटी क्या होता है, कोई भी लिगैंड, राइट, कोई भी लिगैंड जो है कितने डोनर एटम से, कोई भी लिगैंड कितने डोनर एटम से किसी मेटल से जुड़ता है, वो इसकी क्या होती है, हेप्टिसिटी। अब वो इलेक्ट्रॉन कितने देता है इससे मतलब नहीं है, हमें हेप्टिसिटी देखने के लिए सिंपल, कोई भी सिस्टम चाहे 1 इलेक्ट्रॉन दे चाहे 2 इलेक्ट्रॉन दे, कितना भी इलेक्ट्रॉन दे, हेप्टिसिटी का उससे मतलब नहीं होता है। हेप्टिसिटी की डेफिनेशन वाइज डेफिनेशन सिंपल ये है कि कोई भी लिगैंड कितने डोनर एटम से किसी मेटल से जुड़ेगा, वह इसकी क्या हो जाएगी, हेप्टिसिटी। सिंपल क्या है, it is the number of donor atoms via which any ligand is attached to metal, is attached to metal, ठीक है। It is denoted by symbol, it is denoted by symbol eta, ठीक है। इस सिंबल से इसको दिखाते हैं। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन देता, आपको सिर्फ हेप्टिसिटी, मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा हेप्टिसिटी में, तो आप कंफ्यूज मत होना। हेप्टिसिटी का सिर्फ इससे मतलब है कि कोई भी सिस्टम लिगैंड, कोई भी जो हमारा लिगैंड है वो कितने डोनर एटम से किसी उससे जुड़ा हुआ है, बाकी इससे मतलब नहीं है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है कि 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अभी देखो मैं कराता हूँ, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो यहां मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारे पास ये है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये है CH2। अगर यहां से मेटल को जोड़ूंगा, ये जो एल्काइल, ये जो एलाइल ग्रुप हमारा है, एलाइल ग्रुप कितने मेटल, कितने एटम जुड़ा है, सिर्फ एक से, और ये सिर्फ कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, eta1 एलाइल, ऐसे लिखोगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे यहां से जोड़ दूं, या सिंपल इसको ऐसे भी दिखा दूं, इसी को ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे CHH, राइट, यहां मेटल है, यहां से जोड़ दूं, यहां से जोड़ दूं, तो इन दोनों की बात देखो, इनमें हेप्टिसिटी क्या है, वैसे सही तरीका ये है दिखाने का। इसमें देखो ये पाई बॉन्ड जो है डिलोकलाइज्ड है पूरे तीनों सिस्टम पे, तो ये जो मेटल है इस वाले कार्बन से भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी, तीनों जुड़ेगा, तो यहां क्या करोगे, eta3 एलाइल, समझ गए ना, ठीक है। और देखो जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे करता हूं, कार्बोनिल, ध्यान से देखना, कार्बोनिल,
बताओ क्या लिखोगे, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 क्या लिखोगे इसके बारे में, क्या लिखोगे बताओ, इसमें क्या लिखोगे। हाँ ईटा 1 CO। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां मेटल कर दूं, यहां मेटल कर दूं, यहां मेटल कर दूं, तो क्या लिखोगे। अभी कार्बोनिल की हेप्टिसिटी क्या है इसमें, इसमें ईटा 1, इसमें क्या है, इसमें भी ईटा 1 है, क्योंकि ये जुड़ेगा तो एक ही एटम से ना, इससे नहीं मतलब है कितने लोग जुड़े हैं, ये इसका मतलब ब्रिजिंग होता है। जैसे इसको क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इसको लिखोगे क्या लिखोगे, ईटा 1 μ2 CO। यहां क्या लिखोगे, ईटा 1 μ3 CO। अब भी ये है ईटा 1 ही, इसलिए गड़बड़ी मत करना, ठीक है, अभी भी 1 है। और एग्जांपल एक दिखाता हूं आपको, तो पहले आप हेप्टिसिटी पहचानना सीख जाओ, ठीक है। जैसे मान लो ये Al, यहां CH3, ठीक, यहां Al, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, ये है टर्मिनल, टर्मिनल CH3 है, ठीक है, टर्मिनल CH3 है, और ये है ब्रिजिंग CH3। बताओ ये इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी, इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी, टर्मिनल वाले की कितनी होगी, टर्मिनल CH3 की हेप्टिसिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या लिखोगे। नमस्ते भैया, ठीक हूं मैं, आप कैसे हो। इसकी कितनी होगी, ईटा 1 CH3, इसकी कितनी होगी, इस वाले की बताओ, ब्रिजिंग वाली CH3 की। एटलीस्ट हेप्टिसिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। इसकी भी 1 ही होगी, इसकी भी 1 होगी, 2 थोड़ा होगी। अरे ये लिगैंड एक ही एटम से तो जुड़ा है, दोनों से, 2 एटम से थोड़ी जुड़ा है। तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत हो कि 2 लोग हैं यहाँ, 1 लोग हैं यहाँ। आपको सिर्फ ये देखना है कि लिगैंड कितने एटम से मेटल जुड़ा है, कितने जुड़ा है, सिर्फ एक ही तो जुड़ा है, तो ईटा 1 ही होगा, ईटा 2 थोड़ी होगा। क्या कर रहे हो आप लोग, 2 कहां से आ जाएगा, लिगैंड कितने एटम से मेटल जुड़ा है, ईटा 2 नहीं है भैया। तो कार्बोनिल में काहे फिर 1 हो गया, बताओ, इधर देखो, इधर तो 3 लोग से जुड़ा, इधर ईटा 3 कर देते। ये कितने एटम्स जुड़ा है, इसको देखो, ये मेटल से कितने एटम्स जुड़ा है, 1 ही तो जुड़ा है, तो ईटा 1 होगा। गड़बड़ी मत करो, मैं जानता था ना कि हेप्टिसिटी में यही करोगे आप लोग, इसीलिए मैं एग्जांपल इतने करवा रहा हूं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 1। हाँ तो गलती मत करना, ठीक है। ये बताओ, आप हेप्टिसिटी बता सकते हो, अब उम्मीद करूं मैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, चलो मुझे बताना, ये लिखा है, यहां बताना, ये ऐसे है, इसमें कितनी हेप्टिसिटी है, इसमें कितनी हेप्टिसिटी है, CP है ना, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइड, और इसमें कितनी है बताओ। यहां हेप्टिसिटी लिखो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कितनी होगी। हाँ मैं समझ आता, यही तो मैं कह रहा हूं कि इसी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके भैया, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तो हेप्टिसिटी सीख जाओ, क्या ये ईटा 1 C5H5, ये क्या है, ईटा 3 C5H5, और ये है ईटा 5 C5H5। तो पहले तो आप हेप्टिसिटी पहचानना सीखो, ठीक है, वो गलती मत करो, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग, चलो मुझे उम्मीद है कि हेप्टिसिटी आप निकाल लोगे। अब इससे मतलब नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 इलेक्ट्रॉन देता है, या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता। हालांकि लिगैंड कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज H+ नहीं हो गया तो वो कितने भी इलेक्ट्रॉन देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेप्टिसिटी का मतलब सिर्फ किससे है, वो कितने एटम से, कितने एटम से मेटल से जुड़ा है, बस। इसलिए गलती मत करना हेप्टिसिटी में, ठीक है ना। हेप्टिसिटी ब्रिजिंग नहीं है, राइट। ब्रिजिंग का मतलब ये होता है कि डोनर एटम जो है
कितने एटम से जो है, ना ना शांतनु, ये पीजीटी की क्लास है मुन्ना, शांतनु बाबू ये तुम्हारी क्लास नहीं है, नेट वाली क्लास नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो, जो बेसिक चीजें वो तो सेम वही होगी ना, बेसिक क्लास तो वही होगी, ठीक। हाँ बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक में प्रॉब्लम है तो सीख सकते हो आप। अब देखो, चलो अगला लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट, या डोंट ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड, ठीक है। दोनों मेथड्स हम लोग करेंगे, दो मेथड होते हैं इसके, एक होता है न्यूट्रल एटम मेथड, न्यूट्रल मान के करेंगे तो कितना देगा, और दूसरा होता है जब लिगेंड को क्या मानेंगे हम कि वो चार्ज्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड,